QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, QKIS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 साइंस का 5वां चैप्टर देखेंगे, पुष्पी पादपों की आकार की। इसमें हम पौधों के अलग अलग भागों को जानेंगे। बीज किसे कहते हैं, पुष्प किसे कहते हैं, जो है फूल किसे कहते हैं, जड़ किसे कहते हैं, तना किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये एनसीईआरटी क्लास 11 का 5वां चैप्टर है, पुष्पी पादपों के आकार की। इसमें हम लोग जो पौधे होते हैं उनके अलग अलग अंगों का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे मूल मतलब हो गया जड़, तो पौधों के जड़ के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस प्रकार की जड़ कौन कौन सी होती है। चाहे मूली में कौन सी जड़ होती है या फिर जो है आलू में कौन सी जड़ होती है, तो उन जड़ों के प्रकार बताए गए हैं। दूसरा आपका है तना, जिसे हम स्तंभ कहते हैं। कितने जो कौन सा ऐसा पौधा होता है जो तने से विकास करता है, कौन जड़ से विकास करता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पत्ती कितने प्रकार की होती है, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, फल बीज कितने प्रकार के होते हैं, हम सब के बारे में यहाँ पे अच्छे से जानेंगे। और ये क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से केयरफुली तरीके से इसको पढ़ना है, इसको जानने की कोशिश करना है। लिखा हुआ है आपका। यद्यपि जो है अगर कहा जाए तो जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि पौधों के अलग अलग वर्ग होते हैं, संघ होते हैं, और पौधों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो लिखा हुआ है, यद्यपि जो है एंजियोस्पर्म की आकार की अथवा जो है बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प और फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण होता है। तो कोई भी पौधा होता है, कोई भी पादप होता है, उसमें या तो मूल, स्तंभ, पत्तियां, मूल, फल जो होते हैं, ये इनकी संरचना होती है, ये इनके लक्षण होते हैं, और इन्हीं से पौधों का विकास होता है। उसी के बारे में ये बताया गया है। आगे लिखा है, यद्यपि अध्याय 2 तथा 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया है, जो आकार की तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। तो मैंने पौधों के बारे में चैप्टर नंबर 2 और 3 में मैंने पहले ही बताया था उसमें, लेकिन यहाँ थोड़ा हमें और डिटेल में जाके देखना है। वर्गीकरण और उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली और मानक जो है आपका परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, जो है संरक्षण, चढ़ना या जो है आपका संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसलिए पौधों के बारे में इस तरह अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें उन सब के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है। आगे लिखा है, यदि आप किसी खरपतवार को जो है उखाड़ें तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल होता है, मतलब जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, उनमें फूल अथवा फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग मूल तंत्र, जबकि ऊपरी भाग जो है प्रौढ़ तंत्र कहलाता है। तो जो पौधा होता है, जैसे मान लीजिए आपका भूमि है, तो पौधा के जो नीचे वाला भाग है उसको हम मूल कहते हैं, और जो ऊपर का भाग होता है जिसमें तना, पत्ती, फल सब आते हैं, उसे हम जो है प्रौढ़ भाग कहते हैं, प्रौढ़तंत्र कहते हैं। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है मूल, मूल मतलब होता है आपका जड़ होता है। ठीक है, तो लिखा है अधिकांश द्विबीज पत्ती पादपों में मूलाकुर जो है आपका देखा जाए तो लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती हैं, जो मिट्टी में उगती हैं। इनमें जो है पार्श्वी मूल होती हैं, जिन्हें द्वितीयक अथवा तृतीयक मूल कहते हैं। जैसे आपको देखेंगे कोई पौधा होता है जिसमें एक ही जड़ होती है, जैसे मान लो उसमें एक जड़ होती है, तो उसमें इसके उस जड़ में भी कई जड़ें निकल आती हैं, ऐसे आपने देखा होगा, और फिर उसके बाद में उसमें भी कई जड़ें निकल आती हैं ऐसे। ठीक है, तो कई जड़ों के अंदर कई जड़ें जब उसमें निकलते हैं, तो जो पहली निकलती है उसे कहते हैं प्राथमिक, जो दूसरी निकलती है उसे कहते हैं द्वितीयक, या फिर जो उसमें द्वितीयक में जो तीसरी जो निकल जाती है उसमें अलग अलग, उसे हम कहते हैं तृतीयक मूल कहते हैं। तो जड़ कई प्रकार की होती है, उसी के बारे में ये बात हो रही है। आगे लिखा है, प्राथमिक मूल अथवा इसकी शाखाएं मिल करके मूसला जो है मूल तंत्र बनाती हैं। तो जो एक जाल बन जाता है ऐसे करके, उसे मूसला मूल तंत्र कहते हैं। उसी के बारे में ये बातें कही गई हैं। ठीक है, आगे लिखा है, इसका उदाहरण है सरसों का पौधा। ठीक है, सरसों के पौधे में जड़ ऐसी होती है। एक बीजीय जो आपका पत्री होती है, पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और उसके स्थान पर अनेक मूल निकल आती हैं। तो जो प्राथमिक मूल होती है वो अल्पायु होती है, छोटी होती है। इसके अलावा जो है आपका अनेक उसमें मूल और निकल आती है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे लिखा है, ये मूल तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें जो है क्या कहते हैं, जकड़ा मूल तंत्र कहते हैं।
इसका उदाहरण गेहूं का पौधा है। तो गेहूं के पौधे का जो मूल होगा वो कैसा होगा उसके बारे में बताया गया। तो उसका नाम क्या है? जकड़ा मूल तंत्र है। जो आपका कुछ पौधे जैसे घास और तथा बरगद में मूल जो है मूलाकुर की बजाय पौधे के जो है अन्य भाग से भी निकलती है। बहुत सारे जैसे बरगद देखा होगा तो उसके तने से भी जड़ निकल आती है, ठीक है। या फिर जो घास होती है उसको भी ऐसे होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करना होता है, ठीक है। पौधों को जो है मिट्टी में जकड़ कर रखना होता है, उसको सहारा देना जरूरी होता है, और खाद्य पदार्थों का संचय करना और पादप जो है नियामकों का संश्लेषण करना होता है। ये मूल काम क्या है? किसका? पौधों का है, मतलब पौधों में जड़ों का है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हमें जो है इन सब के बारे में याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मूल के क्षेत्र। लेकिन उससे पहले देख लेना है कि जो आपका देख सकते हैं ये पौधे का जो मैंने अभी आपको बताया था, आप देख सकते हैं पौधे का जो ऊपरी भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है प्रौह कहते हैं। और जो आपका ये मिट्टी है और उसके नीचे आप देख सकते हैं मूल तंत्र होता है, और मूल तंत्र में जो है आप देख सकते हैं जड़ें। तो जो पहली जड़ निकली है इसे कहते हैं प्राथमिक मूल कहते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं। और जो उसमें दूसरी जड़ निकल आती है उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक जड़ कहते हैं। और जो तीसरी इसमें निकल जाएगी, ऐसी तरह से अलग अलग ब्रांच निकलेंगी, उसे हम तृतीयक मूल कहते हैं। तो पौधे के अलग अलग जो भाग होते हैं उनके बारे में हमें समझना है, इन्हीं के बारे में हमें जानना है, ठीक है। आगे लिखा है मूल के क्षेत्र, मतलब जड़ के क्षेत्र क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो लिखा हुआ है मूल का शीर्ष अगर देखा जाए तो अंकुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है, या कोमल शीर्ष की तरह जो है कि तब तक रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मतलब ये हुआ कि जो मुख्य मूल होता जड़ होती है वो जो है तब तक बनी रहती है जब तक जो है जड़ नीचे की ओर, पौधा जब बढ़ने शुरू करता है तब वो अपना रास्ता बनाता रहता है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर जो है आपका मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती है तथा इसमें सघन जो है प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसमें बार बार विभाजन होता रहता है। इसी के बारे में बता रहा, जो लगातार विभाजन होकर के अलग अलग भागों में बढ़ता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं। यहाँ से लंबाई में सीधे जड़ें बढ़ती चली जाती हैं, और मूल जो है को लंबाई में बढ़ाती हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? दीर्घाकरण का क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता और परिपक्वता आती है, मतलब वो ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है इसीलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली और कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें जो है मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी में पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं और जो है पौधों को देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि अलग अलग जड़ों के अलग अलग प्रकार कैसे हैं। आप ऐसी जड़ों के बारे में देखा भी होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका मूसला जड़ है जो सीधी जो है अंदर की ओर चली गई है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे जो है आप देख सकते हैं पार्श्व निकले हुए हैं, ठीक है। तो आपका ये मूल जड़ हो गया, मुख्य जड़ हो गया। एक होता है तंतुक मूल होता है, जिसमें आप देख सकते हैं घास की जैसे होती है। घास में देख सकते हैं उसमें एक जड़ नहीं होती, उसमें कई जड़ें होती हैं। आप देख सकते हैं उसमें घने होती है जड़ें, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? तंतुक जड़ कहते हैं। एक जड़ आपका होता है अपस्थानिक मूल होता है। आप देख सकते हैं ये तने में ही जो है जड़ निकल आती है। तो तनों में जड़ जो निकल आती है उसको कहा जाता है। जैसे गन्ना भी इसी वर्ग में आता है, ठीक है। बहुत सारे और पौधे भी, सजावटी जो पौधे होते हैं वो भी इसी वर्ग में आते हैं। तो जो बरगद भी इसी वर्ग में आता है। आप देख सकते हैं यहीं से जो है जड़ें वहाँ तने से ही निकली होती है। तो इनका तना ही लगाया जाता है, तने से ही इनका विकास होता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह एक चित्र को हमें और समझना है। जड़ के बारे में लिखा है कि मूल शीर्ष के क्षेत्र, जो जड़ होता है उसके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कई जड़ों की ब्रांच निकली होती हैं। इसे हम जो है, और जो बीच वाला उसे मूल जो है आपका रोम कहते हैं, ठीक है। और ये आपका मूल गोप होता है जो जमीन के अंदर जो है आपका प्रवेश करते हुए आगे जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? मेरिस्टेमी सक्रिय क्षेत्र कहते हैं, जो लगातार विकसित होते हुए आगे बढ़ता है। और आपका ये दीर्घा जो आपका कर्ण क्षेत्र हो गया, जहाँ पर रोम अभी और नहीं निकले हुए हैं। तो ये पूरा जो जड़ का अलग अलग जो क्षेत्र होता है उसी के बारे में ये बताया गया, जिसके बारे में यहाँ पर आपको जो इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इन सब के बारे में बेसिक हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तना किसे कहते हैं। तो लिखा है जो है ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने और मूल में विभेद स्थापित
करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो जो तना होता है उसमें जो है अलग अलग ब्रांचें होती हैं, उसमें जो है पत्तियां लगी होती हैं, फल लगे होते हैं, लेकिन जो मूल होता है उसमें जो जमीन के अंदर होता है उसमें अलग अलग जो है उसके लक्षण होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के जो है परकोण से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा जो है क्या होती हैं, पोरियां होती हैं। तो हर तने में गांठ होती है जहाँ से एक नया पौधा, जहाँ से एक नई कली या जहाँ से एक नया ब्रांच निकल सकता है। तने के उस क्षेत्र को जहाँ पर पत्तियां निकलती हैं गांठ कहते हैं। ये सबको पता होगा, जहाँ से पत्ती निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका गांठ हो गया, ठीक है। ये गांठें जो है अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती हैं। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है। जब मतलब कहने मतलब ये है कि जब तना जो है बिल्कुल जो है छोटा होता है, बिल्कुल बचपन जैसा, जिसे हम शैशव अवस्था कहते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल हरा होता है। लेकिन जैसे जैसे और बड़ा होता जाता है उसे भूरा हो जाता है, ठीक है, ये लिखा है। और बाद में वह जो है जब वो लकड़ी में तब्दील हो जाता है तो गहरा और भूरा हो जाता है, उसी के बारे में बताया गया है। ये सबको पता भी होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आपका तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना होता है। किसका काम होता है ये तने का काम होता है। यह पानी, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। किसके द्वारा, तने द्वारा होता है। तो तनों से ही जो है खाद्य पदार्थ, जल जो है इन सब का क्या होता है, परिवहन होता है, पानी का होता है। कुछ तने भोजन संग्रहण करने, सहारा और सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने के लिए भी कार्य करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कुछ तने से जो है पौधे निकल सकते हैं, ठीक है। कुछ उसके जो है कुछ ऐसे तने होते हैं जैसे गुलाब का फूल, उसके लिए हमें जड़ की आवश्यकता नहीं होती, उसके बीज की आवश्यकता नहीं होती, हम तने को लगा देते हैं और वहीं से जो है जड़ निकल आती है और उसका विकास हो जाता है, एक नया पौधा बन जाता है, ठीक है। उसी के बारे में ये बात कही गई है। अब हम बात करेंगे पत्ती के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्योंकि पत्ती याद रखना, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए हरा होता है और पत्ती से ही भोजन बनता है, पौधे बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो लिखा हुआ है पत्ती पार्श्वी चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। सबको पता है ये जो है यह गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां जो है परोह के शीर्षस्थ जो आपका मेरिस्टेम से निकलती हैं। ये पत्तियां जो है अग्राभिसारी रूप में लगी रहती हैं। ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि भोजन का निर्माण कौन करता है, पत्तियां, इसलिए पत्तियां होना बहुत जरूरी है। एक प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णधार, एक होता है पर्णवृत्त और एक होता है आपका स्तरिका होता है। तो पत्ती पर्णधार की जो है सहायता से ही तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर दो जो है आपका पार्श्व छोटी पत्तियां जो है निकल सकती हैं, ठीक है। उसी के बारे में बताया गया। तो आप देख सकते हैं, जरा इन पत्तियों को ध्यान से एक बार देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी कि पत्ती का कौन कौन सा भाग क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है कक्षीय कलिका होती है जहाँ से पत्तियां निकल रही हैं, और आपका जो है ये आप देख सकते हैं स्तरिका होती है जो आपका ये किनारे का क्षेत्र होता है, ठीक है। और इसमें भी छोटे छोटे तने होते हैं जो पत्तियों को सहारा देने के लिए होते हैं उसमें, ठीक है। और छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन्हीं के बारे में ये बताया गया है। आप देख सकते हैं पत्ती की संरचना यहाँ पे दी गई है, उसी के बारे में ये दिया गया है पत्ती किस प्रकार से ये होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जो है आपका जो है पार्श्व छोटी पत्तियां जो है क्या कर सकती हैं, निकल सकती हैं, जिन्हें जो है क्या कह सकते हैं, अनुपर्ण कहते हैं, जहाँ से छोटी पत्तियां निकलती हैं, जो मैंने आपको बताया था। एक बीजपत्री में जो है पर्णधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ जो है लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णधार जो है आपका जो है फूल आता है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पत्तियों से ही फूल निकलते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ऐसे पर्णधार को जो है पर्णवृत्त तल्प कहते हैं। जो है पर्णवृत्त पत्ती को इस तरह से सजाता है जिससे कि उसे जो है अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। लंबा, पतला और लचीला पर्णवृत्त जो है स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि जो है ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। स्तरिका पत्ती का हरा और फैला हुआ भाग होता है जो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें सिराएं और जो है क्या होती हैं, सिराएं और सिरिकाएं होती हैं।
इनके बीच में एक सुस्पष्ट सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। तो पत्ती की बीच वाला जो एक सिरा होती है, जो एक, उसे क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। जरा आप इसको एक बार चित्र में दोबारा देखिएगा, ठीक है। जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका है मध्य सिरा होता है, ठीक है। ये पत्ती का मध्य सिरा होता है और ये हर पत्ती में ऐसा पाया जाता है, ठीक है। उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आगे कहा गया है इसमें जो है सिराएं जो पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है, मतलब मजबूती देती हैं, और पत्ती खनिज और भोजन जो है पानी, खनिज और भोजन के हस्तांतरण के लिए नालिकाओं की तरह कार्य करती है। तो जो मध्य सिरा होती है, ये नालिका की तरह काम करती है, जहाँ से जो है पानी, खनिज और भोजन आता जाता रहता है। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह और जो कटाव में भिन्नता होती है। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की जो है पौधों की बनावट होती है, पत्तियों की बनावट होती है, उसी के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है आपका जो है आपका सिरा विन्यास। ये क्या होता है? तो पत्ती का सिरा तथा जो है आपका सिरकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। जब जो आपका सिरिकाएं जो है अस्त्रिका पर एक जाल सा बनाती हैं, तब उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में होता है, ठीक है। ये भी याद रखना कि द्विबीजपत्री में ऐसा होता है, ठीक है। और द्विबीजपत्री क्या होता है आगे बताऊंगा मैं भी। जब आपका सिरिकाएं समानांतर होती हैं तो उसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में मिलता है, ठीक है। तो किससे पाया जाता है? एक बीज वाले जो पौधों में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पत्ती के प्रकार। पत्ती कितने प्रकार की होती है? तो लिखा है कि जब पत्ती की जो है आपका अस्त्रिका अच्छिन्न होती है तो अथवा कटी हुई, लेकिन जो है कटाव जो है मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता है, तब यह जो है सरल पत्ती कहलाती है, ठीक है। जब जो है अस्त्रिका का कटाव मध्य सिरा तक पहुंच जाता है और बहुत पत्रकों में जो है टूट जाए, तो उसे हम ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल तथा संयुक्त पत्तियों दोनों में जो है पर्णवृत्त के कक्ष में कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती है। तो पत्ती जो है दो प्रकार की होती है। एक सरल पत्ती होती है, एक होती है आपकी संयुक्त पत्ती होती है, जिसमें एक पत्ती में कई पत्तियां निकली होती है, जैसे आपका देखा होगा बेलपत्र होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती है। अब संयुक्त पत्ती भी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपका पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही कक्ष में जो है मध्य सिरा के रूप में होती हैं, परिस्थित होते हैं। इनका जो है उदाहरण क्या होता है? नीम होता है। तो जो नीम की पत्ती होती है वो संयुक्त पत्ती उदाहरण है। उसमें एक ही जो है आप देख सकते हैं, एक ही सिरे में कई पत्तियां होती हैं। आप उसी को दिया इसमें देख सकते हैं, ऐसे है, ठीक है। इसमें कई पत्तियां होती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। दूसरा जो आपका वो है, आपका लिखा हुआ है आगे, जो आपका हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु अथवा कण जो है पर्णवृत्त की चोटी से जुड़े रहते हैं। उदाहरण आपका सिल्क कॉटन वृक्ष। अब आप देख सकते हैं जो आपका ये क्या कहते हैं, क्या कपास का जो पेड़ होता है उसमें आप देख सकते हैं एक ही बिंदु से सारे पत्तियां लगी होती है। तो इस तरह की पत्ती होती है किसमें? तो इस ज्यादा ना कॉटन के पेड़ में होती है, कपास के पेड़ में होती है। और आपका नीम का पेड़ की पत्ती इस तरह की होती है, आप ये भी देखे होंगे। तो एक आपका संयुक्त पत्ती के दो प्रकार कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना होगा। ऐसे ही कुछ जो चीज़ें हमें जानना जरूरी है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं, लिखा है पर्ण विन्यास क्या होता है? तो लिखा है तने अथवा शाखा पर, तने को हम शाखा भी कहते हैं, तो तने अथवा शाखा पर पत्तियों के जो है विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। जो पत्तियों तनों पर जो पत्तियां लगी होती हैं एक क्रम में, उन्हें हम पर्ण विन्यास कहते हैं। यह प्रायः तीन प्रकार का होता है। एक एकांतर होता है, एक सम्मुख होता है, एक आपका चक्करदार होता है। एकांतर पत्र जो है प्रकार का जो पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर जो है एकांतर रूप से लगी रहती है, उसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सबके बारे में यहाँ पे एक एक करके दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं जो पहला आपका वो प्रकार है आपका गुड़हल का, देख सकते हैं, इसे हम एकांतर कहते हैं। दूसरा कौन सा है? सम्मुख कहते हैं, यह अमरूद की पत्ती का है। और आपका चक्करदार जो है आपका किसका हो गया? ये चंपा के पेड़ का हो गया। एक ही बिंदु पर अलग अलग पत्ती जो निकली है उसी को यह बताया गया है। आगे यहाँ लिखा भी गया है उसके। अब यहाँ आगे उदाहरण के साथ बताया भी गया है। लिखा है कि उदाहरणतः गुड़हल, सरसों और सूरजमुखी सम्मुख प्रकार के पर्णविन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है, जिसे अभी आप देखा, और यह एक दूसरे के सम्मुख होती है, ठीक है। इसका उदाहरण है जो आपका कौन सा? तो याद रखना कैलो जो है ट्रोपिस
आक और जो है अमरूद का पेड़, उसके सामने सामने पत्तियां होती हैं। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं गुड़हल में सामने सामने पत्तियां नहीं होती हैं, ये उसी चीज को बताया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सामने सामने पत्ती नहीं होती, लेकिन यहाँ दोनों सामने सामने पत्तियां होती हैं, उसी को सम्मुख पत्ती कहते हैं। ठीक है, यदि एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती हैं तो वे चारों ओर एक चक्राकार चक्कर सा बनाती हैं, जिसे हम चक्करदार जो है पर्णविन्यास कहते हैं। जैसे आपका दे सकते हैं चंपा का पेड़। ठीक है, तो ये हो गया पत्ती के अलग अलग प्रकार हो गए, इसी के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है पुष्प क्रम क्या होता है। फूल एक जो है रूपांतरित जो क्या होता है प्रवाह होता है, जहां पर प्रवाह का शीर्ष जो आपका मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष पर दब कर रह जाती हैं। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। जब प्रवाह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होता है। तो फूल जब आगे निकल करके आगे बढ़ता है तो बिल्कुल वो अकेला होता है, उसके आसपास कोई पत्ती नहीं होती है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर एक साथ कई पुष्प लगे होते हैं तो उसे हम पुष्प क्रम कहते हैं। उसी चीज को ये बताया गया है, यहाँ इस मैप पे समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे लिखा है शीर्ष पर फूल में परिवर्तित होता है अथवा सतत रूप में वृद्धि करने के आधार पर पुष्प क्रम को 2 प्रकार जो है क्या कहते हैं, आस जो है सामीक्षी और जो क्या कहते हैं दूसरा सासीमाक्षी में बांटा गया है। असीमाक्षी के जो है पुष्प क्रम के प्रमुख अक्ष में सतत वृद्धि होती रहती है। तो जो आपका असीमाक्षी जो पुष्प होता है उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। ठीक है, फूल के बाद लगातार उसमें तना निकलता रहता है और फूल पार्श्व में जो है जो है अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। ठीक है, तो उसमें लगातार फूल जो है लगे रहते हैं और वो लगातार विकास करता रहता है, उसी के बारे में बताया गया है। दूसरा जो आपका है उसे कहते हैं सासीमाक्षी पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। जहां फूल खत्म हो जाएगा उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल आपने देखा होगा, गेंदे का फूल देखा होगा। ठीक है, फूल जो है आपका तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, मतलब एक के बाद एक लगे होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है। तो आप दोनों चित्र में यहाँ देख सकते हैं। पहला कौन सा है असीमाक्षी पुष्प, कौन सा है ये देख सकते हैं, गुच्छेदार है, इसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। ठीक है, और जो दूसरा है आपका वो दे सकते हैं सासीमाक्षी पुष्प होता है, इसके बाद वहाँ पे पौधे के अंदर ग्रोथ नहीं होता है ऊपर, यहाँ फूल एकदम अंत में खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद नई जो है वहाँ से कली निकलती है, नया जो है तना निकलता है और उससे जो है फूल निकलता है। ये उसी चीज को बताया गया जो आप इसको जानते भी होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं पुष्प क्या होता है। तो लिखा है एंजियोस्पर्म में पुष्प फूल का एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी रचना होता है। यह एक रूपांतरित प्रवाह होता है जो लैंगिक जनन के लिए होता है और एक जो है प्रारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुक्रम फूले हुए पुष्पावृत जिसे जो है पुष्पांसन कहते हैं पर लगे रहते हैं। ये कैलिक्स, कोरोला और आपका पुमंग और आपका जयांग है, ये पुष्पों के अलग अलग भाग होते हैं। आगे लिखा है आपका कैलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग होते हैं, जबकि जो आपका पुमंग अथवा जयांग लैंगिक अंग होते हैं जहां से बीज बनते हैं। कुछ फूलों जैसे प्याज में जो आपका क्या कहते हैं कैल्किक्स और आपका कोरोला में जो है कोई अंतर नहीं होता है, जिन्हें जो है क्या कहते हैं परिदल पुंज कहते हैं। जब फूल में पुंकेसर और आपका पुमंग जो आपका दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी अथवा अभयलिंगी कहते हैं। याद रखना उनमें 2 लिंग पाए जाते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक जो है पुंकेसर अथवा अंडप हो तो उसे हम क्या कहते हैं एक लिंगी कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब हम बात करेंगे पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं। तो पुष्प के लिखा है प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जैसे आपका कैल्किकस, कोरोला, जो आपका पुमंग और आपका जो है जयांग होते हैं। 4 प्रकार के जो है पुष्प में अंग पाए जाते हैं। पहला आपका कौन सा है कैल्किकस क्या है, तो कैल्किकस जो है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और जो है इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। प्रायः बाह्य दल की हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये फूल की रक्षा करते हैं। इनमें जो है एक संयुक्त बाह्य दली होते हैं और एक आपका
पृथक बाह्यदली होते हैं, उसी चीज को ये बताया गया। अभी हम लोग इसको मैप पे देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। एक होता है आपका कोरोला। कोरोला क्या होता है? कोरोला दल जो है आपका पंखुड़ी का बना होता है। जो पंखुड़ियां होती हैं फूलों में, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। ठीक है। दल प्रायः जो है चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागकण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो परागकण के लिए जो कीट होते हैं वो इसी आकर के पंखुड़ी पर बैठते हैं, जो कि चमकदार होते हैं। आगे लिखा है आपका कैल्किकस की तरह जो है कोरोला भी संयुक्त दली और जो है अथवा जो है पृथक दलीय हो सकता है। पौधों में कोरोला को की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। जहाँ तक आकृति का संबंध है वह जो आपका नालिकाकार और आपका घंटाकार, कीप और आकार तथा चक्राकार हो सकते हैं। अब जरा इन फूलों के प्रकार को अगर हम चित्र में देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं, हम लोग फल की बात करते हैं। फल के बारे में देख लेते हैं कि फल के बारे में क्या क्या जानकारी है। तो लिखा है फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण होता है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिषेकी जो है फल कहते हैं, जिसमें निषेचन नहीं होता है। जो है आगे लिखा है कि प्रायः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। फल भित्ति सूक्ष्म तथा जो है गूदेदार हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी और गूदेदार होती है तब उसमें एक जो है बाहरी भित्ति होती है, जिसे जो है बाह्य फल भित्ति कहते हैं। इसके मध्य भाग में मध्य फल भित्ति होती है और भीतरी भाग में अंतःफल भित्ति होती है। तो सब अलग अलग प्रकार होते हैं। जरा अब इसको हम जरा मैप पे देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। आप एक तरफ देख सकते हैं, एक आम का और एक आपका नारियल के बीज को दिखाया गया है, फल को दिखाया गया है। पहला आपका है अंतःफल भित्ति है, आप देख सकते हैं ये अंतःफल भित्ति है। ठीक है। इसके बाद आपका देख सकते हैं ये आपका बीच में बीज है, आप सबको पता होगा आम का। बीच वाला भाग जो मासल है उसे हम कहते हैं मध्य फल भित्ति कहते हैं, जिसको लोग खाते हैं। और आपका एक बाह्य फल भित्ति जो आपका छिलका होता है। तो आप देख सकते हैं सबकी बनावट अलग अलग है। वही जो है आपका देख सकते हैं यही सेम जो है किसके साथ है? तो नारियल के बीज के साथ है। तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया फल के साथ है। तो लिखा है आम और तथा नारियल में फल के प्रकार को क्या कहते हैं? जो है ड्रूप कहते हैं। ऐसे फल को क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। ये फल जो है एकांकडिपी उद्रपी अंडाशय से विकसित होते हैं और उनमें एक बीज होता है। आम में फल भित्ति बाह्य फल भित्ति गूदेदार और खाने योग्य, फल जो है मध्य फल भित्ति और भीतरी कठोर जो है पथरीली अंतः जो है फल भित्ति के सुस्पष्ट रूप से विभेदित होती है। नारियल में मध्य फल भित्ति जो है तंतुमयी होते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबके अलग अलग भाग हैं बीजों के, फलों के, उसी के बारे में ये बताया गया है। तो फल के अलग अलग चीजें क्या क्या होती हैं। अब आगे लिखा है बीज क्या होता है, बीज कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो लिखा है आपका देख सकते हैं, लिखा है कि निषेचन के बाद जो है बीजाड़ से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीज आवरण और भ्रूण होता है। भ्रूण में एक जो है मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक गेहूं, मटर जो है मक्का जो है अथवा 2 चना जो है बीज पत्र होते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर जो है बीज पत्र होते हैं और भ्रूण होते हैं, जहां से जो है एक अंकुरित होकर के नया बीज जो है पौधा निकल सकता है। तो लिखा है द्विबीजपत्री बीज की संरचना कैसी होती है, ये उसके बारे में बताया गया है। तो द्विबीजपत्री बीज कौन कौन से होते हैं ये भी हमें एग्जाम्पल में समझना है। तो लिखा है बीज की बाहरी परत को बीजा आवरण कहते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर वाला क्या कहते हैं? बीजा आवरण कहते हैं। बीजा आवरण की 2 परतें होती हैं, एक बाहरी को जो है बीज चोल तथा भीतरी स्तर को जो है क्या कहते हैं? टेंग मेन कहते हैं। ये भी आप देख सकते हैं। तो उसमें 2 तरह के छिलके होते हैं। आगे लिखा है बीज पर एक छत्र चित्र की तरह उद्धर होता है, जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिका कहते हैं। बीज जो आप देख सकते हैं यहाँ इससे जो जुड़ा होता है, जहाँ से जिसे ये चने का बीज है तो उसमें देख सकते हैं जहाँ से अंकुर निकलता है उसे हम नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है। बीजा आवरण जो है हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। चने में आप देख सकते हैं 2 अलग अलग उसमें दिखाई देते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 गूदेदार बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों में भोज पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को जो है मूलांकुर अथवा तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को जो है
क्या कहते हैं, परकूर कहते हैं। भ्रूण कोश भोजन संग्रह करने का ऊतक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो जो है बनते हैं। ठीक है, उसी को बताया गया है। आगे लिखा है चना सेम मटर में भ्रूण पोष पतला होता है, इसीलिए ये अभ्रूणपोषी हैं, जबकि जो है आपका अरण में जो है एक गूदेदार होता है जिसे हम भ्रूणपोषी कहते हैं। ये उसी चीज को बताया गया है। तो ये जो हम ऊपर देख रहे हैं चित्र में, ये आपका द्विबीजपत्री पौधों के बारे में बताया गया है, मतलब बीजों के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं सबके अलग अलग भाग हैं, सबके अलग प्रकार हैं कि क्या कौन कौन से अंग हैं, उसी के बारे में ये बताया गया है। आगे लिखा है आपका एक बीजपत्री बीज की संरचना क्या होती है। अब आपको एग्जाम्पल में याद रखना होगा, चाहे चना हो चाहे आपका सेम या मटर हो, ये द्विबीजपत्री होते हैं। यही क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे लिखा है एक बीजपत्री बीज की संरचना क्या होती है, तो लिखा है प्राय एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। उदाहरण जो आर्किड का पौधा। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजा आवरण जो है कैसा होता है, झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संलित होता है। भ्रूणपोष जो है क्या होता है, स्थूलित होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष जो है कि बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है, जिसे क्या कहते हैं, जो है एल्गुरोन का सतह कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है और भ्रूणपोष के एक सिरे पर जो है खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा और ढालादार बीजपत्र होता है जिसे क्या कहते हैं, जो है परकूटेलम कहते हैं। ठीक है, इसमें एक छोटा जो है क्या होता है, एक छोटा अक्ष होता है जिसे जो है परकुरण तथा मूलाकुर कहते हैं, जहाँ से बीज निकलता है, तथा परकुर तथा मूलाकुर एक चादर से ढके रहते हैं जिसे प्रायः क्या कहते हैं, पंकुर चोल, और या जो है क्या कह सकते हैं, मूलाकुर चोल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बीज का अलग अलग जो एक बीज पत्र होते हैं उनके जो है देख सकते हैं एक बीज पत्री जो है संरचना कैसी होती है बीज की, तो सबके अलग अलग अंग होते हैं, उसी चीज को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये आपका भ्रूणपोष होता है और आपका ये भ्रूण होता है जहाँ से एक नया बीज मतलब एक नया पौधा निकल सकता है, उसको हम भ्रूण कहते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये आपका बीज आवरण का हो गया ऊपर वाला भाग, आपका ये भ्रूणपोष हो गया, ये आपका जो है स्कूटेलम हो गया, आपका ये जो है परकूर चोल हो गया, और आपका ये परकूर हो गया। ठीक है, आगे लिखा है मूलाकुर ये हो गया और मूलाकुर चोल ये हो गया। तो सबके अलग अलग जो प्रकार हैं बीज में, उसी चीज को ये बताया गया है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए हमें इन सब चीजों को याद रखने की। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज था मैंने बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।